आज हम इस बातचीत में चुनावी राजनीति के बारे में विस्तार से समझेंगे। कभी सोचा है कि अगर हमारे देश में चुनाव होते ही नहीं तो क्या होता? क्या चुनाव सिर्फ उंगली पर स्याही लगवाने और बटन दबाने की एक रस्म है, या फिर ये वो धुरी है जिस पर हमारा पूरा लोकतंत्र घूमता है? बिल्कुल। आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुनाव जो हर कुछ साल में एक त्योहार की तरह आते हैं, असल में हमारे देश की तकदीर कैसे तय करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका किसी किताबी परिभाषा से नहीं, बल्कि एक असली कहानी से शुरू करना है। अच्छा। हाँ, हम 1987 में हरियाणा में हुए एक चुनाव की बात करेंगे। ये कहानी सिर्फ एक राज्य के चुनाव की नहीं है, बल्कि हमें वो पैटर्न दिखाती है जो आज भी भारतीय राजनीति में बार बार दोहराया जाता है। वादों का, उम्मीदों का और जनता की ताकत का। तो चलिए सीधे चलते हैं 1987 के हरियाणा में। उस वक्त वहां कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन माहौल में एक बेचैनी थी, एक बदलाव की आहट थी। हाँ, और उस बदलाव का चेहरा थे विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल। उन्होंने न्याय युद्ध नाम से एक आंदोलन शुरू किया और लोक दल नाम की एक नई पार्टी बनाई। दिलचस्प बात ये थी कि वो अकेले नहीं थे, उन्होंने दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी अपने साथ मिलाया था। और हर चुनाव एक बड़े वादे पर लड़ा जाता है। उनका सबसे बड़ा वादा क्या था? उनका वादा बहुत सीधा और असरदार था। उन्होंने ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी जीती तो सरकार का सबसे पहला काम होगा किसानों और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ करना। अच्छा। ये एक ऐसा वादा था जिसने, आप कह सकती हैं, सीधे आम आदमी की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। और जाहिर है इसका असर तो हुआ होगा। लोग मौजूदा सरकार से शायद खुश नहीं थे, और ये वादा एक उम्मीद की किरण जैसा लगा। बिल्कुल। जब नतीजे आए तो सब हैरान रह गए। लोक दल और उसके सहयोगियों ने 90 में से 76 सीटें जीत ली। 77? हाँ, 76। अकेले लोक दल को 60 सीटें मिली, जो बहुमत से कहीं ज्यादा था। और कांग्रेस का क्या हुआ? कांग्रेस जो सत्ता में थी वो सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई। सिर्फ 5? ये तो जबरदस्त जीत थी। और क्या देवीलाल ने अपना वादा निभाया? हाँ, मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपना वादा पूरा किया। छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और छोटे व्यापारियों के जो बकाया कर्ज थे वो माफ कर दिए गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है। वो क्या? उनकी पार्टी 4 साल तक सत्ता में रही, पर 1991 में जब अगले चुनाव हुए तो जनता ने उन्हें हरा दिया। क्या बात है? हाँ, कांग्रेस फिर से चुनाव जीतकर सत्ता में वापस आ गई। ये तो कमाल है। एक करिश्माई वादा आपको सत्ता दिला तो सकता है, लेकिन शायद सत्ता में बनाए नहीं रख सकता। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। ये एक क्लासिक पैटर्न दिखाता है। लोक लुभावन वादे चुनाव तो जिता सकते हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए सिर्फ वादे काफी नहीं होते। सही बात है। देवीलाल का कर्ज माफी का वादा एक शॉर्ट टर्म जीत थी, लेकिन 4 साल बाद की हार ये दिखाती है कि जनता लंबे समय में गवर्नेंस पर भी नजर रखती है, और ये आज भी उतना ही सच है। ये हमें बताता है कि चुनाव में असली ताकत वोटर के हाथ में होती है, जो किसी को भी अर्श से फर्श पर ला सकती है। देवीलाल का सत्ता में आना और फिर हार जाना ये दिखाता है कि सत्ता स्थायी नहीं है। इसका मतलब है कि पार्टियों को हमेशा एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। यही तो है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, है ना? पर क्या ये देश के लिए हमेशा अच्छी होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, चुनाव का मतलब ही राजनीतिक कंपटीशन है। इसके कुछ नुकसान तो साफ दिखते हैं। जैसे? हम सब ने देखा है कि कैसे पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से मोहल्ले और गांव में गुटबाजी हो जाती है। पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालती हैं, चुनाव जीतने के लिए कई बार गलत तरीके अपनाती हैं। ये थ्योरी में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये कंपटीशन अब सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित हो गया है, जनता की सेवा करने तक नहीं। पार्टियां बस किसी भी तरह सत्ता में आना चाहती हैं, चाहे उसके लिए कितने भी झूठे वादे करने पड़ें या समाज को बांटना पड़े। इस पर क्या कहेंगी? आपकी बात में दम है, और यह आज की राजनीति का एक कड़वा सच भी है। इसी अनहेल्थी कंपटीशन की वजह से कई अच्छे लोग राजनीति में आने से कतराते भी हैं। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को इन खतरों का अंदाजा था। अच्छा। हाँ, फिर भी उन्होंने जानबूझकर हमारे भविष्य के नेताओं को चुनने के लिए स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा का ही रास्ता चुना। ऐसा क्यों? क्या कोई और बेहतर विकल्प नहीं था उनके पास? क्योंकि लंबे समय में ये सिस्टम बेहतर काम करता है। सोचिए, ये एक बाजार की तरह है।
एक दुकानदार भले ही सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचे, लेकिन उसे ग्राहक को अच्छी सेवा देने के लिए मजबूर होना पड़ता है, वरना ग्राहक दूसरी दुकान पर चला जाएगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह राजनीतिक दल अगर सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं, तब भी उन्हें जनता की सेवा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह कंपटीशन नेताओं को हमेशा चौकन्ना रखता है। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने काम नहीं किया तो जनता उन्हें अगले चुनाव में बाहर का रास्ता दिखा देगी। मतलब ये कंपटीशन एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है, जो नेताओं को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखता है। एकदम सही। ये परफेक्ट सिस्टम नहीं है, पर ये नेताओं को याद दिलाता रहता है कि असली बॉस तो जनता है। ठीक है, तो ये तो हुई कंपटीशन की बात। अब जरा भारत के इस विशाल चुनावी सिस्टम की मशीनरी को समझते हैं। शुरुआत करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, पर इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में चुनाव के लिए पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। इन्हीं इलाकों को हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। हर क्षेत्र से जनता अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। और इन 543 क्षेत्रों से जो चुने जाते हैं उन्हें हम सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी कहते हैं। और राज्यों में भी ऐसा ही होता है? हाँ, हर राज्य भी विधानसभा क्षेत्रों में बटा होता है, जहां से विधायक या एमएलए चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सिद्धांत काम करता है। वो क्या है? संविधान ये सुनिश्चित करता है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों की संख्या लगभग बराबर हो। ये क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि यही एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत को असलियत में लागू करता है। सोचिए, अगर एक सांसद 1 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करे और दूसरा 20 लाख लोगों का, तो दूसरे क्षेत्र के हर वोट का मूल्य कम हो जाएगा। बिल्कुल, 20 गुना कम। आबादी को बराबर रखने की ये कोशिश हर नागरिक की आवाज को बराबर वजन देती है। ये सुनने में साधारण लगता है, पर यह हमारे लोकतंत्र का आधार है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मैंने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में भी सुना है। जब सब बराबर हैं, तो फिर कुछ सीटों को आरक्षित करने की क्या जरूरत पड़ी? हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्हें ये चिंता थी कि खुली चुनावी प्रतिस्पर्धा में, जहां पैसा और प्रभाव बहुत मायने रखता है, समाज के कुछ कमजोर वर्ग, खासकर अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, इन वर्गों के लोगों को संसद या विधानसभाओं में पहुंचने का सही मौका ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि संसाधनों की कमी की वजह से वो कभी चुनाव जीत ही ना पाए। तो इस समस्या को हल करने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई। हाँ, इसके लिए कुछ सीटें इन वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गईं। एससी आरक्षित सीट से केवल एससी समुदाय का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है और एसटी आरक्षित सीट से केवल एसटी समुदाय का। अच्छा। आज लोकसभा में 84 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। और वोट कौन डालता है इन सीटों पर? क्या सिर्फ उसी समुदाय के लोग? नहीं, यही इसकी खूबसूरती है। वोट उस क्षेत्र के सभी वोटर डालते हैं, चाहे वे किसी भी जाति या समुदाय के हों। अच्छा। इससे ये सुनिश्चित होता है कि चुना हुआ प्रतिनिधि सिर्फ अपने समुदाय का नहीं, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हो। बाद में ये व्यवस्था स्थानीय स्तर पर ओबीसी और महिलाओं के लिए भी लागू की गई। ये तो इस सीटों की बात अब आते हैं उस सवाल पे जो मुझे हमेशा परेशान करता है, और मुझे यकीन है कि कई श्रोता भी सोचते होंगे कि जब एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी के लिए भी डिग्री चाहिए, तो देश चलाने वाले सांसद या विधायक के लिए कोई शैक्षिक योग्यता क्यों नहीं है? यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? देखिए, ये सवाल बहुत जायज है और अक्सर पूछा जाता है, और इसके जवाब में ही लोकतंत्र की आत्मा छुपी है। अच्छा। पहली बात, एक सांसद या विधायक का काम अकेडमिक ज्ञान का प्रदर्शन करना नहीं है। उनका असली काम है लोगों की समस्याओं को समझना, उनकी जरूरतों को महसूस करना और उनकी आवाज बनना। इसकी कोई डिग्री नहीं होती। इसकी असली परीक्षा तो लाखों मतदाता हर 5 साल में लेते हैं। और अगर हम डिग्री अनिवार्य कर दें तो क्या होगा? तो दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। सोचिए, अगर हम कह दें कि चुनाव लड़ने के लिए स्नातक की डिग्री अनिवार्य है, तो हमारे देश के 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। 90% से ज्यादा? हाँ, यह लोकतंत्र की उस मूल भावना के खिलाफ होगा जो हर नागरिक को प्रतिनिधित्व का समान अवसर देने की बात करता है।
क्या हम ये कहना चाहते हैं कि एक किसान या एक मजदूर जो शायद औपचारिक रूप से शिक्षित नहीं है लेकिन जमीन की हकीकत को बेहतर समझता है, वो देश चलाने के काबिल नहीं है? ये एक बहुत ही मजबूत तर्क है। मतलब योग्यता का पैमाना डिग्री नहीं बल्कि लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को समझने की क्षमता है। वैसे श्रोताओं से हमारा एक सवाल है, क्या उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय हाँ या ना में और उसका कारण जरूर बताएं। बिल्कुल। अब एक बार जब उम्मीदवार तय हो जाते हैं, मतदाता सूची तैयार हो जाती है, तो शुरू होता है चुनाव का सबसे रोमांचक दौर, चुनाव अभियान। हाँ, चुनाव अभियान। उम्मीदवारों की अंतिम सूची आने और वोटिंग की तारीख के बीच करीब 2 हफ्ते का समय होता है। इस दौरान पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक देती हैं। बड़ी बड़ी रैलियां, भाषण और नारे। मुझे कुछ मशहूर नारे याद आ रहे हैं, जैसे 1971 में कांग्रेस का गरीबी हटाओ, हाँ, या 1977 में जनता पार्टी का लोकतंत्र बचाओ। ये नारे सिर्फ नारे नहीं होते, ये पूरे चुनाव का मूड सेट कर देते हैं। सही कहा। ये नारे दिखाते हैं कि पार्टियां कैसे जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस अभियान में सब कुछ जायज नहीं होता। इसे नियंत्रित करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है, आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता। हाँ, जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, ये लागू हो जाती है। इसके तहत क्या क्या नहीं कर सकते? जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता और चुनाव प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा। कोई भी मंत्री चुनाव की घोषणा के बाद किसी नई परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकता। मुझे याद है एक चुनाव में एक मंत्री ने आचार संहिता लगने के ठीक 5 मिनट बाद एक सड़क का उद्घाटन कर दिया था और चुनाव आयोग ने तुरंत उन पर कार्रवाई की थी। अरे वाह! ये दिखाता है कि आयोग इन नियमों को कितनी गंभीरता से लेता है। फिर आता है मतदान का दिन और उसके बाद वोटों की गिनती। पहले बैलेट पेपर से होता था, अब ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है, जिस पर भी खैर काफी बहस चलती रहती है। गिनती के बाद जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत व्यवस्थित लगती है, लेकिन हम अक्सर चुनावों में धांधली, पैसे के जोर और बाहुबल की खबरें भी सुनते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब चुनौतियों के बावजूद क्या भारत में चुनाव वाकई स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं? ये वाकई सबसे अहम सवाल है, क्योंकि अगर लोगों का इस प्रक्रिया से भरोसा उड़ गया तो पूरा लोकतंत्र ही खतरे में पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये सच है कि चुनौतियां हैं। मतदाता सूची में फर्जी नाम, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल, ये सब समस्याएं मौजूद हैं। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के चुनाव मूल रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं, और इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं। वो क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है एक स्वतंत्र और बेहद शक्तिशाली चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग सिर्फ एक रेफरी नहीं है, उसके पास जबरदस्त शक्तियां हैं। वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर नतीजों की घोषणा तक हर चीज पर नियंत्रण रखता है। कितना शक्तिशाली! क्या सरकार भी उसके काम में दखल नहीं दे सकती? नहीं, चुनाव के दौरान पूरा सरकारी अमला चुनाव आयोग के अधीन काम करता है, सरकार के नहीं। अच्छा। चुनाव आयोग आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को सजा दे सकता है, यहाँ तक कि चुनाव भी रद्द कर सकता है। उसकी स्वतंत्रता हमारी न्यायपालिका की तरह ही है। ठीक है, ये पहला कारण हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा कारण है जनता की जबरदस्त भागीदारी। ये बहुत दिलचस्प है। पिछले कुछ दशकों में जब यूरोप और उत्तरी अमेरिका जैसे विकसित देशों में वोटिंग प्रतिशत गिरा है, भारत में यह तो स्थिर रहा है या बढ़ा है। अच्छा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में गरीब, अशिक्षित और वंचित लोग अमीर और पढ़े लिखे लोगों की तुलना में ज्यादा वोट डालते हैं। ये तो पश्चिमी देशों से बिल्कुल उल्टा है। वहां तो अक्सर अमीर और शिक्षित लोग ज्यादा वोट डालते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भारत के आम आदमी को लगता है कि चुनाव से फर्क पड़ता है। उसे भरोसा है कि उसका वोट सरकारें बदल सकता है और उसकी जिंदगी पर असर डाल सकता है। यह भरोसा ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और तीसरा कारण? इसका कारण है चुनाव परिणामों की स्वीकृति। अगर चुनाव निष्पक्ष ना हो तो हारने वाली पार्टी नतीजों को आसानी से स्वीकार नहीं करती। सही बात है। लेकिन भारत में सत्ता में बैठी पार्टियां नियमित रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव हारती हैं, और हारने वाली पार्टी आमतौर पर नतीजों को जनता का फैसला मानकर शांति से स्वीकार कर लेती है। यह हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता को दिखाता है। तो ये 3 स्तंभ, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, जनता की भागीदारी और नतीजों की स्वीकृति, भारतीय चुनावों को मजबूत बनाते हैं।
लेकिन जैसा आपने कहा, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बिल्कुल। पैसे का बढ़ता प्रभाव, राजनीति का अपराधीकरण और कुछ पार्टियों में परिवारवाद का बोलबाला, ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हमें लगातार जूझना होगा। निश्चित रूप से कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये चुनौतियां हमें याद दिलाती हैं कि अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। तो आज की इस गहरी बातचीत से ये तो साफ है कि चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जीवन रेखाएं हैं। ये जनता को अपनी सरकार चुनने और उसे जवाबदेह बनाने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल। और तमाम चुनौतियों के बावजूद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग, जनता की भारी भागीदारी और परिणामों की शांतिपूर्ण स्वीकृति जैसी खूबियां भारतीय चुनाव प्रणाली को दुनिया के लिए एक मिसाल बनाती हैं। अब जाने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए कुछ सवाल छोड़ना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप इन पर सोचें और कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। पहला सवाल, आपके अनुसार भारत में चुनावों को और बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी एक सुधार क्या होना चाहिए? दूसरा, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य का सिद्धांत लोकतंत्र के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसे अपने शब्दों में समझाइए। तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग के पास सोशल मीडिया के इस दौर में झूठी खबरों और हेट स्पीच को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं? चौथा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों यानी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की व्यवस्था पर आपकी क्या राय है? क्या यह आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी संविधान बनते समय थी? और आखिरी सवाल, एक वोटर के तौर पर जब कोई पार्टी आपसे बड़े बड़े वादे करती है तो आप उन पर कितना भरोसा करते हैं और कैसे तय करते हैं कि किसे वोट देना है? इन सवालों पर जरूर सोचिएगा। अपनी लोकतांत्रिक शक्तियों को समझें और एक सूचित मतदाता बने। पढ़ते रहें, सीखते रहें और सबसे महत्वपूर्ण, सवाल पूछते रहें। ड्रोना चैनल पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और ज्ञानवर्धक विषय के साथ।